Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब देखिए, जब हमारे घर में शादी होती है और एक बेटी जब शादी का निमंत्रण देने जाती है तो हम शादी में सभी लोगों को बुलाते हैं, पर सबसे पहले हम हमारे घर से शुरू करते हैं। तो मैं उसी तरीके से बेटी और बहू बन के अपने घर में गई थी। इसका मतलब नहीं है कि मैं दूसरे समाज में नहीं जाऊंगी, निमंत्रण देने कर पाएंगे। राजनीति के बारे में, राजनीति में आप कब एंट्री लेंगी, क्या सोचा है उसके बारे में? आपने तो बहुत नजदीकी से देखा है, क्या मूड क्या है राजनीति को लेकर? क्योंकि मैंने किसी को कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं तो उन्होंने कहा कि 2029 के अंदर आरक्षण हो जाएगा 33%, तो इसी के लिए मैडम है वो घूम रही है। बिल्कुल नहीं। मैं जब इस घर की बहू बनी थी तो मेरे ससुर साहब के लिए मैंने कैंपेन किया, मैंने अभी बताया, वैभव जी के लिए किया, अभी भी कर रही हूँ। और अभी सबसे पहले जो आपने सवाल किया था कि राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगी, तो बहुत टफ है, ईमानदारी से जीना पड़ता है, हर सांस सोच समझ के लेनी पड़ती है। ये मेरे बस का नहीं है। अच्छा, आपके बस का नहीं है। अच्छा, प्रवासी, आपको नहीं लगता आपने ऐसी सीट को चुना है जहां पर बीजेपी का गढ़ है? लगातार एक नहीं, दो नहीं, 4 बार से जब यूपीए सरकार थी तब भी यहां पर बीजेपी थी। हमने ऐसी सीट को चुना है जहां बीजेपी 20 सालों से जीत रही है और उन्होंने काम नहीं किया है, लोगों का दिल टूट चुका है और उनको अब कांग्रेस से आशा है कि वैभव गहलोत जी अब कमाल करके दिखाएंगे। जोधपुर क्यों छोड़ना पड़ा? जोधपुर कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं और व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसको सीट दी जाती है और ये ऊपर से निर्णय है दिल्ली के, तो इसमें कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस नहीं होती है कि किस व्यक्ति को कहाँ टिकट दी जाएगी। राजनीति के जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। डेफिनेटली तब एक आम घर की बेटी थी और आज एक बड़ी जिम्मेदार व्यक्ति की बहू बन चुकी हूँ। बहुत जिम्मेदारियां महसूस होती हैं। अब सोचते हैं कि जनता को वाकई कितनी आशाएं होती हैं आपसे, और जब वो चुनता है आपको तो वो कितनी आशाओं के साथ में आपको यहाँ लाता है और सोचता है कि हमारी चीजें पूरी करेंगे ये। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। मेरी चुनावी यात्रा जालोर के बाद सिरोही पहुंच गई है। लगातार हम कवर कर रहे हैं। जालोर के बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, जिसके वीडियो भी आपने देखे। इस समय हमारे साथ में वैभव गहलोत की पत्नी मौजूद है। अब देखिए, वैभव गहलोत का पूरा परिवार, गहलोत जी का पूरा परिवार है, लगातार कैंपेन कर रहा है। क्या कुछ स्थिति है, तमाम चीजों को लेकर जानेंगे। अच्छा मैडम, सबसे पहले मेरा आपका रिएक्शन, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, आपके अकाउंट के बारे में सर्च करता था। आप एक एनजीओ भी चलाती है जिसके अंदर पब्लिक डोमेन को लेकर कुछ कामकाज करती है, वो क्या है? थोड़ा उसकी कहानी थोड़ा पहले मैं जानना चाहता हूँ। मेरा एनजीओ है इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी। इन्वेंटिव मतलब एक मदद के हाथ ऐसे बढ़ाने जो इन्वेंट किए गए हों नए तरीके से। मैं बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ। तो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जब उनको कीमो लगता है तो वो अचानक से, वो महिलाएं कीमो के बाद जब बाल झड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाती हैं। उनके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा एनजीओ विग देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बीपीएल कैटेगरी के लोगों को हम विग प्रोवाइड करते हैं। उससे अचानक उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मेरा एनजीओ सिंगल है राजस्थान में जो ये काम कर रहा है। इस क्षेत्र में अभी तक किसी एनजीओ ने काम नहीं किया और खुशी होती है। अच्छा, पहली बार आप प्रचार कर रही हैं? इससे पहले भी आपने कोई कैंपेन किया है? नहीं, मैंने मेरे फादर इन लॉ के इलेक्शंस में विधानसभा 2 विधानसभाओं में काम किया है, वैभव जी का लोकसभा में काम किया है और अब इसमें जालोर आई हूँ। पहला जब आपने इलेक्शन कैंपेन किया था अशोक जी का, उस वक्त में और अब में क्या परिस्थितियों में फर्क आ गया राजनीति के अंदर तमाम चीजों को लेकर? देखिए, मैंने पापा के लिए जब कैंपेन किया है वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो अंतर यही था कि जब वो सदा ही जीते हैं और जोधपुर के लाडले कहे जाते हैं, और मैं कहूँगी सिर्फ जोधपुर के नहीं पूरे राजस्थान के वो लाडले हैं, इसलिए 3 बार मुख्यमंत्री बन पाए। तो कैंपेन तो आपने उनके लिए इस बार भी किया होगा? इस बार हमने किया कैंपेन, पर कुछ छोटी गलतियाँ जो मैं पॉलिटिकल आंसर तो नहीं दे पाऊंगी, बट कुछ छोटी इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग और जो है उसके अकॉर्डिंग इस बार छोटी मोटी चूक की वजह से रह गई। बाकी लोगों को मैंने जब बात की कि क्या वजह रही, थोड़ी बहुत सीटें कम आई, तो उन्होंने यही कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि सरकार रिपीट नहीं होएगी और हमें बहुत दुख है कि हमने मुख्यमंत्री खो दिया। क्या फर्क है वहाँ के कैंपेन में और अब आप जालोर सिरोही के अंदर है लगातार पिछले काफी दिनों से? यहाँ आप दूर दराज के इलाकों में जाती है, आदिवासी इलाकों में जाती है, शहर के अंदर जाती है, बाकी जगहों पर भी आप जालोर के इलाकों में गई है। क्या आपने देखा यहाँ किस तरीके की, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या कमियां लगी और क्या लगी कि आपको ये 3-4 ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए थी? मैं जब इस क्षेत्र में आई तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे एक तो लोगों तक एक जनरल जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों के पास नहीं है। वो जनरल होती हैं सड़कें और पानी,
पानी यहाँ का इस पर काम नहीं किया गया। जब मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे तो उन्होंने हमें जवाई बांध का पानी दिया है, नर्मदा का पानी यहाँ आया है जिस पे काम चल रहा है, पर 20 सालों से ये लोग बीजेपी को यहाँ जिता रहे हैं और विकास उस तरीके से नहीं हुआ, इसलिए लोग भर गए हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि अब हमें आप ही से आशा है कि वैभव गहलोत जी अब जीतेंगे तो हमारे लिए विकास की धारा बहाएंगे। क्या लग रहा है जब आप सभा में जाती हैं, लोगों से बातचीत करती है, जनता का क्या रिएक्शन होता है आपके प्रति, वैभव जी के प्रति? क्या लोग कहते हैं? जो पहले सांसद थे उनके बारे में क्या कहते हैं? पहले आपने यहाँ स्टडी किया होगा कि बूटो सिंह जी जब थे तब जो उन्होंने काम किया, लोग वही कहते हैं कि हमें उसकी आशा बीजेपी के लोगों से थी, पर उन्होंने हमारी आशाओं पे खरे नहीं उतरे और हम आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ काम करेंगे, हमारे अपने बन के रहेंगे। यही चीज़ मैं देख रही हूँ। अच्छा, आप अशोक गहलोत जी के परिवार से आती है, उनकी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है? क्योंकि आप उनके साथ में लगातार है, उनका जो कैसी उनकी दिनचर्या होती है जब वो मुख्यमंत्री होते हैं या विपक्ष में होते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्तित्व हैं और मुझे लगता है इतना मेहनती होना हर इंसान के बस की बात नहीं है। वो कैसे करते हैं, एज अ डॉटर इन लॉ मुझे आश्चर्य होता है। और वो जब मुख्यमंत्री थे और अब नहीं हैं, दोनों की दिनचर्या उनकी समान है, उनकी मेहनत में कहीं कमी नहीं आती है और वो बहुत ईमानदारी से लोगों के लिए काम करने की भावना रखते हैं अपने पूरे जीवन में कि जब तक उनकी सांस है वो आखिरी दम तक लोगों के लिए खड़े रहेंगे। मैम, आपको नहीं लगता आपने ऐसी सीट को चुना है जहां पर बीजेपी का गढ़ है? लगातार एक नहीं, दो नहीं, 4 बार से जब यूपीए सरकार थी तब भी यहां पर बीजेपी थी। हमने ऐसी सीट को चुना है जहां बीजेपी 20 सालों से जीत रही है और उन्होंने काम नहीं किया है, लोगों का दिल टूट चुका है और उनको अब कांग्रेस से आशा है कि वैभव गहलोत जी अब कमाल करके दिखाएंगे। जोधपुर क्यों छोड़ना पड़ा? जोधपुर कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं और व्यक्ति के अकॉर्डिंग उसको सीट दी जाती है और ये ऊपर से निर्णय है दिल्ली के, तो इसमें कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस नहीं होती है कि किस व्यक्ति को कहाँ टिकट दी जाएगी। राजनीति के बारे में आप क्या सोचती हैं? वेरी टफ। जैसा मैं अपने पापा को देखती हूँ, वैभव जी को देखा, इतने दिनों से मुझे मिले भी नहीं है, देखे भी नहीं है, खाने पीने का कुछ अता पता नहीं होता है और अगर राजनीति में टिके रहना है तो मुझे लगता है बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों के लिए सेवा भाव करनी है, तो इस क्षेत्र को चुनना चाहिए। जब आप वैभव जी या गहलोत जी के परिवार में थी उससे पहले और जब राजनीति के बारे में आपने सुना था और जब नज़दीकी से देखा, कितना फर्क? ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे। डेफिनेटली तब एक आम घर की बेटी थी और आज एक बड़ी जिम्मेदार व्यक्ति की बहू बन चुकी हूँ। बहुत जिम्मेदारियां महसूस होती हैं। अब सोचते हैं कि जनता को वाकई कितनी आशाएं होती हैं आपसे और जब वो चुनता है आपको तो वो कितनी आशाओं के साथ में आपको यहाँ लाता है और सोचता है कि हमारी चीज़ें पूरी करेंगे ये। आप इस इलाके में घूम रही हैं, महिलाओं के साथ में भी आपकी बातचीत हुई होगी, दूर दराज के इलाके की महिलाएं हैं, ग्रामीण इलाके हैं की महिला हैं, उनके साथ में आपने कनेक्ट भी किया होगा, उन्होंने आपको कुछ खुलकर बताया भी होगा। उनकी क्या समस्या है? 2-3 ऐसी समस्या जो दूर दराज के इलाकों जिसकी बात आपको लगता है कि ये बात मुझे बतानी चाहिए। इधर सबसे ज़्यादा समस्या जो मैंने जालौर आदिवासी और भील समाज में देखी, मेघवालो समाज में देखी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है, बच्चों के स्कूल आसपास के क्षेत्रों में दूर है, हमारी बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं, इनकी सड़कें इतनी अच्छी नहीं है गांवों में जितनी होनी चाहिए थी और इधर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, बहुत कम नहीं बहुत ही ज़्यादा काम की ज़रूरत है। महिलाएं काफ़ी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इतनी तवज्जो भी नहीं मिलती है समाज में। मुझे लगता है इधर हर कोने में काम करने की ज़रूरत है। पानी आपको लगता नहीं कि ऐसी समस्या है जिसका समाधान मतलब चाहे आज हो या 50 साल पहले भी पानी की वही समस्या थी, कुछ एक सही हुई है, आगे भी पानी की समस्या, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? ये सब एक पर्यावरण के अकॉर्डिंग कुछ लंबे वक्त के चले हुए डिसीजंस होते हैं जो हमको, आपको, जनता को, सबको मिलके करने चाहिए। हमें सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को आने वाले 20 सालों के आगे भी पानी की समस्या को कैसे दूर करा, ये पर्यावरण के तौर पे सोचना बहुत ज़रूरी है। जो
प्रॉब्लम आज जालौर में देखी जा रही कि आसपास में कोई नदियां नहीं है जहां से पानी लाया जाए। आप जानते हैं कि अशोक गहलोत जी जब जोधपुर में एमपी थे तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाए थे। तब मैं छोटी थी और मुझे पता था हमारे वहाँ 4 दिन तक पानी नहीं आता था, और तब पता चला कि अशोक गहलोत जी पानी लाए हैं। आज वहाँ पानी मीठा है, बढ़िया, अच्छा, और कई क्षेत्रों में उन्होंने ही पानी की कई प्रॉब्लम्स सॉल्व की। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ पे भी मीठा पानी आएगा। मोदी जी कहते हैं कि 10 सालों में जितना काम हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ। दूसरा मेरा सवाल है, मोदी जी ये दावा करते हैं कि अब की बार 400 पार। तीसरा ये कहते हैं कि इस बार फिर से तीसरी बार राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें रिपीट होगी। 25 सीटें पिछली बार बेशक रिपीट हुई थी, पर आप मुझे बताएं क्या जनता सच में इन 25 सांसदों से खुश है? ये जवाब तो आपको भी पता होगा। जनता के बीच में आप मुझसे ज़्यादा गए होंगे कि वो सच में इन 25 सांसदों से खुश है और सच में ये 400 पार की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने इन 10 सालों में क्या जनता की सारी मांगों को पूरा कर पाए हैं, खरे उतर पाए हैं जो वो आगे के 5 साल मांग रहे हैं? मोदी लहर की बात की जा रही, ग्राउंड पे आप जा रही है, क्या लग रहा है राम मंदिर या बाकी जो मोदी सरकार जो दावा करती है कि उन्होंने गांव ढाने के लिए कामकाज किया है या बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं? मैं जिस जगह गई हूँ इस क्षेत्र में, ईमानदारी से बता रही हूँ, लोगों ने कहा है हम थक चुके हैं ये मोदी सुन करके। हमें विकास चाहिए, काम चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए ताकि हमारी ट्रीटमेंट हो सके। अब लोगों को समझ आ गया 10 सालों में कि किस चीज़ की ज़रूरत है और कब तक लोग कहेंगे, और ये जनता भी समझनी चाहिए है कि किस नाम को लेकर के आप आगे चल रहे हैं और आप कहाँ तक उनकी ज़रूरत है वो पूरी कर पाएंगे। राजनीति के बारे में, राजनीति में आप कब एंट्री लेंगी, क्या सोचा है उसके बारे में? आपने तो बहुत नज़दीकी से देखा है, क्या मूड क्या है राजनीति को लेकर? क्योंकि मैंने किसी को कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं तो उन्होंने कहा कि 2029 के अंदर आरक्षण हो जाएगा 33%, तो इसी के लिए मैडम है वो घूम रही है। बिल्कुल नहीं। मैं जब इस घर की बहू बनी थी तो मेरे ससुर साहब के लिए मैंने कैंपेन किया, मैंने अभी बताया, वैभव जी के लिए किया, अभी भी कर रही हूँ। और अभी सबसे पहले जो आपने सवाल किया था कि राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगी, तो बहुत टफ है, ईमानदारी से जीना पड़ता है, हर सांस सोच समझ के लेनी पड़ती है, ये मेरे बस का नहीं है। अच्छा, आपके बस का नहीं है। अच्छा, प्रवासी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं? आपने बातचीत की प्रवासियों से, बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी है। वोट बैंक है, पर मैं ये कहूँगी कि प्रवासी हुए क्यों, यहाँ से बाहर गए क्यों? ये लोग बिजनेस करने के लिए इस क्षेत्र को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। क्यों नहीं ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई कि जो बिजनेस उनके अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत उधर हैं, वो बिजनेसेस उनके यहाँ अगर होते सेटअप तो वो भी यहीं रहते, उन्हें प्रवासी का टैग नहीं मिलता और यहाँ की जनता को रोज़गार मिलता। तो शायद ये प्रवासी ना होते अगर 20 साल इनको बीजेपी सरकार अगर मदद करती, इनको सही प्लेटफॉर्म देती, काम देती, जनता को रोजगार मिलता और हमें एक अच्छे कारखाने, अच्छे बिजनेस उपलब्ध होते हैं। आपने अशोक गहलोत जी की 5 साल की सरकार को देखा, भजन लाल जी की 3 महीने यानी 100 दिन पूरे हो गए, उस पर क्या कमेंट्स है? कहाँ कमी रहेगी? अगर जो आप सोचिए कि विकास के नाम पर अगर जो वोट पड़ता तो अशोक जी ने कम विकास करवाया था क्या? पहले आप जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, आप खुद कंपेयर कीजिए अशोक गहलोत और भजन लाल जी। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैम, कौन से वो काम होंगे जो आप करवाना चाहेंगे इस लोकसभा क्षेत्र के लिए? क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? वैभव जी से भी आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरीके का एक बताया कि एक एक्सप्रेस नाम से आपने एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। यहाँ पे मैंने आपको अभी कहा कि ग्रामीण इस क्षेत्र में हर कोने में ज़रूरत है काम करने की। अब वो तो जो व्यक्ति जीतता है और आप जिस व्यक्ति को जिताते हैं, ये सोचें कि उसमें वाकई वो काबिलियत है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की, क्योंकि हर कोने में ज़रूरत है, हर कोने से लोग मांग कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, और बहुत काम करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? मैं डेफिनेटली आश्वस्त हूँ, क्योंकि लोगों ने अशोक गहलोत जी के काम को देखा है। वो आज है नहीं आपके मुख्यमंत्री, पर मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, जो अपने योजनाएं पहुंचाई हैं, लोगों को लगता है, आशा है वैभव जी उन आशाओं पे खरे उतरेंगे। और मैं चाहती हूं कि वैभव जी यहाँ से जीतेंगे तो उनकी सभी आशाओं पे खरे उतरे और कोई कमी ना रहे। आपका एक बयान बड़ा चर्चा में आया था, वीडियो वायरल हुआ था, माली समाज को लेकर आपने कहा था कि माली समाज का बेटा है, अगर ये नहीं जीते, वो क्या पूरा वीडियो था? आपने किस संदर्भ में कहा था और मीडिया में उस तमाम चीज़ों को लेकर भी कहा?
साहब देखिए, जब हमारे घर में शादी होती है और एक बेटी जब शादी का निमंत्रण देने जाती है तो हम शादी में सभी लोगों को बुलाते हैं, पर सबसे पहले हम हमारे घर से शुरू करते हैं। तो मैं उसी तरीके से बेटी और बहू बन के अपने घर में गई थी। इसका मतलब नहीं है कि मैं दूसरे समाज में नहीं जाऊंगी निमंत्रण देने, पर आप लोगों ने, मीडिया ने इसको मोड़ तरोड़ के पेश किया और सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत जी 36 कौमों के साथ खड़े हैं और कभी उन्होंने कोई ऐसे किया नहीं है। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता है कि आप जोधपुर से आई है, लोग कहेंगे कि बाहर ही है, चुनाव जीतने के बाद में आएंगे नहीं, और ऐसा भी कुछ लोग कहते होंगे? मुझे लगता है कि उनको अशोक गहलोत जी को एक बार देख लेना चाहिए है कि उनके क्या संस्कार रहे होंगे अपने बेटे के लिए और वो अपने बेटे को क्या सीख देंगे। मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि वैभव हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको एक पढ़े लिखे लड़के को, समझदार और एक्सपीरियंस्ड लड़के को मौका देना चाहिए ताकि आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरतें और मांगे हैं उन्हें पूरी करने के लिए वो लग जाए। सुना है आपने यहाँ घर लेने की भी कोई बात की है कि अगर हम जीते तो घर लेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, इस तरीके की क्या बात, वो क्या पूरा बयान था? नहीं, आपने गलत सुना। मैंने घर खरीदा नहीं और ना ही मैं लूँगी। मैंने घर यहाँ पे किराए पे ले चुकी हूँ। नामांकन के दिन ही शाम को मेरे घर का प्रवेश था ताकि के लोगों के बीच में उनको ये एक कॉन्फिडेंस रहे कि एक घर है जहाँ आप अपनी ज़रूरतें पेश करना, रात बेरात जो ज़रूरतें होती है, आपको एक होता है कि हमारे पास कोई है, हमारा सहारा जो हमारी मदद करेगा। आप सुन रहे थे हिमांशी गहलोत को, जो कि पूरी तरीके से आश्वस्त है। दिनेश बोहरा, सिरोही, राजस्थान तक।